क्वेश्चन नंबर 7.17, अ मीटर स्केल, एक हमारे पास मीटर स्केल है, कंप्लीट मीटर स्केल है यानी 100 सेंटीमीटर का। अ मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर। ओ, यानी नाइफ एज से बैलेंस किया गया है। अ मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर व्हेन टू कॉइन्स ईच ऑफ मास 5 ग्राम are put one on the top of the other at 12 centimeter mark, the stick is found to be balanced at 45 centimeter. What is the mass of the meter stick? मैं इस क्वेश्चन को चाहूँ तो दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तो सेंटर ऑफ मास के स्टाइल से कर सकता हूँ कि देखो, अगर कोई भी मान लीजिए बॉडी है, ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास से अगर मैं लिफ्ट करूँ तो पूरा बॉडी उठ जाएगा। सेंटर मास जहाँ भी होगा वहाँ से अगर मैं फोर्स लगा के वहाँ पर अगर होल्ड करूँ वहाँ से, तो पूरी बॉडी बैलेंस हो जाएगी। कहाँ से? सेंटर ऑफ मास से। उसी तरीके से एक रॉड है, अगर मान लीजिए एक रॉड है 50 सेंटीमीटर का, तो अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर मास जहाँ पर होगा वहीं से बैलेंस हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि इसका सेंटर मास फाइंड कर लो। देखो अभी कह रहा है ना कि जब कॉइन नहीं रखा गया था तो मीटर स्टिक को कहाँ से बैलेंस किया गया? सेंटर से, यानी 50 सेंटीमीटर से बैलेंस किया गया एज, या मिड पॉइंट से उठाएंगे, बिकॉज इसका पूरा मास कहाँ कंसंट्रेट होगा? सेंटर ऑफ मास, यानी इसके सेंटर मास कहाँ होंगे? मिड पॉइंट पे। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का स्केल में, तो नाइफ से इसको हम उठा सकते हैं सेंटर से, ठीक बात है। लेकिन जब कॉइन को रख दिया गया तब अब सेंटर से बैलेंस नहीं हो रहा है, अब कहाँ से हो रहा है? देखो, कॉइन को रखा गया 12 सेंटीमीटर मार्क पे एंड बैलेंस्ड एट 45 सेंटीमीटर, तो यानी अब सेंटर मास एक्चुअली चेंज हो गया होगा। यानी अब पूरे स्केल प्लस 2 कॉइन मिलाने के बाद ये जो पूरा सिस्टम है उसका सेंटर मास कहाँ होगा? 45 सेंटीमीटर पर पहुंचा होगा। तभी नाइफ से उसको पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया गया, यानी वहीं से बैलेंस किया गया। तो आप समझ गए होंगे कि सेंटर मास से भी हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अब हम एक बात करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक टॉर्क एंटी टॉर्क की मदद से। तो देखिए, चलिए इसको मैं 0 मानता हूँ। यहाँ पर 0 है, आपको दिख तो नहीं रहा होगा। चलिए ये 0 है और ये मैं मानता हूँ 100 सेंटीमीटर है। दिस इज़ 100 सेंटीमीटर, इसलिए मैं मार्क कर देता हूँ ये 100 सेंटीमीटर है। एंड जो नाइफ लगाया गया है वो 45 सेंटीमीटर पे लगाया गया है ना। तो नाइफ यहाँ पे नाइफ लगा गया है ना, एंड दिस इज 45 सेंटीमीटर, ये 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये लेकिन 45 सेंटीमीटर से बैलेंस तब हो रहा है जब 2 कॉइन को रखा गया। कहाँ पर रखा गया? 12 सेंटीमीटर मार्क पे। अब मान सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर यहाँ कहीं होगा, है ना। मैं मार्क कर देता हूँ। इसमें हमने 2 कॉइन रखे है ना, और एक कॉइन का मास स्मॉल एम है, 12 सेंटीमीटर मार्क है, यानी 12 सेंटीमीटर पे कॉइन रखे गए दोनों। कॉइन की मास मान लो स्मॉल एम है, इसकी मास स्मॉल एम है, ठीक बात है। तो 2 कॉइन यहाँ रखा गया, मास गिवन है हमको 5 ग्राम, मास इज 5 ग्राम, दिस इज मास ऑफ कॉइन। तो हमें इसका मास कैलकुलेट करना है। मान लो इसका मास कैपिटल एम है, मास ऑफ स्केल क्या होगा? ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, अभी कॉइन रखने के बाद ये 45 सेंटीमीटर पर ये स्केल क्या है? बैलेंस्ड। इसका मतलब है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, मतलब अभी स्केल के ऊपर नेट टॉर्क 0 होगा इस पॉइंट के अबाउट, तभी तब ये रोटेट नहीं कर रहा है, बैलेंस हो रखा है। तो इसका मतलब नेट टॉर्क 0 करना है हमको। किस पॉइंट के अबाउट करना चाहते हो? किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसी को मान रहा हूँ ओ, इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 करना है इस स्केल पे। तो अब देखो इस पर फोर्स कौन कौन लग रहा है, एबीडी बनाते हैं। तो फोर्स के नाम पर यहाँ पर कॉइन का जो वेट होगा वो लगेगा। मान लीजिए कि एक कॉइन का मास स्मॉल एम है, तो यहाँ पर 2m हो गया मास, ठीक है, इंटू जी, दिस इज द वेट ऑफ द टोटल कॉइन। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हो कि इस स्केल का मास m किलो है, तो स्केल का मास कहाँ होगा कंसंट्रेटेड? सेंटर मास पे। तो यहाँ पर होगा मान लो 50 सेंटीमीटर, तो यानी दिस इज द सेंटर मास ऑफ अ स्केल ओनली। ओके, लेकिन अब ये कॉइन आने के बाद सेंटर मास पक्का यहाँ आ गया होगा, तभी यहीं से बैलेंस हो रहा है। एनीवे, तो बताओ मास कंसंट्रेटेड स्केल का कहाँ होगा? यहाँ पर।
तो mg यहाँ पर लगेगा। इसका वेट कहाँ होगा, स्केल का वेट कहाँ होगा, सेंटर मास पे, और ये मार्क कितना होगा 50 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, तो आप इसका फोर्स देखो कौन कौन लग रहा है, स्केल पे कौन कौन फोर्स लग रहा है। एक तो कॉइन का वेट यहाँ लग रहा है, और दूसरा बात ये जो नाइफ है ये भी नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे दे रहा होगा, और एक इसका अपना वेट खुद का। तो अब आप देख सकते हो कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा। तो कौन कौन सी फोर्स टॉर्क पैदा कर रही है, पहले नॉर्मल का तो कोई टॉर्क होगा नहीं, पॉइंट ओ के अबाउट, बिकॉज नॉर्मल यहीं से पास कर रहा है। तो टॉर्क होगा कॉइन के जो वेट है उसका, वो कैसे घुमाना चाहेगा स्केल को, एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो mg है इसके टॉर्क कैसे होंगे, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है एक mg का टॉर्क है और कॉइन के वेट का फोर्स जो है वो टॉर्क है, वही दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो इट्स वेरी इजी, टॉर्क डेवलप ड्यू टू वेट ऑफ कॉइन, टोटल क्या हो गया, टॉर्क डेवलप ड्यू टू कॉइन 2mg। यहाँ पर ध्यान रखना है मास ग्राम में दिया हुआ है, एंड बाद में हम इसको यूनिट रख देंगे साथ में। अभी हम इसका फोर्स लिख रहे हैं एज इट इज़। तो 2mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लोगे, पॉइंट ऑफ रोटेशन से, है ना, इसके लाइन ऑफ एक्शन पे। तो 2mg जो फोर्स है इसके लाइन ऑफ एक्शन यही तो है, तो इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ रोटेशन से ये होगा, ये दूरी। तो ये दूरी जानना होगा। तो ये 45 है और ये 12 है, तो ये दूरी कितना हो गया, हमें तो ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 33 याद रखना सेंटीमीटर हो, ये सेंटीमीटर में हमने लिया है, इंटू 2mg। अब आप बताओ इधर क्या होगा, टॉर्क इसका, है ना, इस mg का टॉर्क के लिए हमको ये डिस्टेंस चाहिए होगा, mg फोर्स हो गया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए, ये 45 है और ये 50 है, तो 5 हो गया ना। सेंटीमीटर यहाँ लिखूंगा तो यहाँ भी सेंटीमीटर लिखना पड़ता, इसलिए हमने नहीं लिखा यूनिट। ओके, तो जी से छमाछम हो गया। अब आप स्मॉल m 66m इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू 66m अपॉन 5, ठीक है। और यहाँ पर मास जो है अपना स्मॉल m, ये कॉइन का मास है और वो 5 ग्राम है। तो 66/5 एंड दिस इज 5 ग्राम मास ऑफ कॉइन। 5 से 5 छमाछम, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 66 ग्राम।